Assalamu alaikum. So in this video I will discuss some important things about the electrocardiogram और इसमें मैं सारी almost electrocardiogram की चीज़ें बताऊंगा जिसको हम सिंपल वर्ड में ECG कहते हैं। और इसमें जो मेन आप लोग इस लेक्चर के एंड पे जो आप लोग को पता होगा, आप लोग को अरेंजमेंट ऑफ ECG लीड्स के वो बॉडी पे किस तरह लगती है और वो किस तरह रिकॉर्ड करती है वो पता होगी। आप लोग को ECG की कैलिब्रेशंस, जो वेव्स आती है PQRST, ये सारी वेव्स क्यों आती है और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। आपको हार्ट रेट फाइंड करना आ जाएगा विद 3 डिफरेंट मेथड्स और उसके अलावा आपको हार्ट रिदम और बेसिक ECG की इस लेक्चर के एंड तक सारी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि अगर किसी ने को इसकी बेसिक्स नहीं पता तो उसको वो पता लग जाए और साथ साथ हम इसके मैक्सिमम लेवल पे जाते जाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ECG का पता होना चाहिए, व्हाट इज ECG और ECG करती क्या है। बेसिकली ECG इज एन यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो ये ECG मशीन्स है। ये हमारे पास जो लीड्स आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास लिम्ब लीड्स के लिए यूज होती हैं। बाकी ये हमारे पास यूज होते हैं जो ये आगे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास इन लीड्स के साथ अटैच होना होता है। तो ये हमारे पास जो 4 आपको नजर आ रही है ये लिम्ब्स पे लगती है। बाकी ये आपको 6 नजर आ रही है ये हमारे पास चेस्ट पे लगती है। लिम्ब लीड्स वैसे हमारे पास 3 होती है जो कि एक्टिव होती हैं और एक हमारे पास होती है जो कि हमारे हमने अर्थ की होती है टू डिक्रीज द इंटरफेरेंस। और ECG में हमारे पास ECG पेपर होता है। सो दिस इज द जनरल ओवरव्यू अबाउट द ECG कि ECG असल में होती क्या है। तो ECG के जब हम ECG करते हैं तो बेसिकली हमारे पास इस तरह की ECG आती है जिसमें हमारे पास 12 लीड ECG होती है। ये हमारे पास 12 लीड ECG है। बाकी जो ये 3 है ये हमने 3 स्पेसिफिक लीड्स को अलग-अलग इसकी ECG रिकॉर्ड किया ताकि हम इसमें से देख सके कि एबनॉर्मैलिटी क्या है। फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लीड होती है वो होती है लीड 2, जो यहाँ पे ये वाली प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग जहाँ पे भी जो पढ़ते हो मेनली आप लीड 2 के बारे में पढ़ते हो, बाकी चीज़ों के बारे में आपको जनरल ओवरव्यू। लीड 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और मैं इसकी रीज़न बताऊंगा वाई लीड 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग को सबसे पहले यही पढ़ाई जाती है। इस लीड में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। बाकी हार्ट की हर लीड में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लाजमी होती है। ये 12 की 12 लीड्स की कोई वैल्यू है। तो अब आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोग को लीड 2 को पढ़ना आ जाएगा इसके बाद और बाकी लीड्स की भी समझ आ जाएगी कि वो लीड्स क्यों होती है और उसमें और इन सब लीड्स की थोड़ी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो वेरिएशंस आ रही है वो क्यों वेरिएशंस आ रही है। तो अब हम जो पढ़ते हैं वन बाय वन उसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि ECG हमें क्या क्या फ़ायदा दे सकती है। ECG इज़ नॉट मियरली अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें बहुत इंफॉर्मेशन का बल्क छुपा होता है। इससे सबसे मेनली जो हम फाइंड कर सकते हैं, हम हार्ट रेट ECG से फाइंड कर सकते हैं। हम इसके बाद रिदम फाइंड कर सकते हैं कि हार्ट रिदम क्या है, वो भी ECG से पता लग जाता है। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये भी ECG से पता लग जाती है। ये अब जो चीज़ें हैं ना, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और ये सारी थोड़ी आप लोग को जब बेसिक्स आ जाएगी तो आप लोग को फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि ये क्यों और कैसे समझ आती है। इससे हमें हार्ट अटैक का भी पता लग जाता है। इससे हमें हार्ट मसल का अगर इस्कीमिया हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो वो भी पता लग सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चैम्बर किन केसेस में होती है? हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है इंक्रीज इन द सेल साइज, सेल का बल्क इंक्रीज करेगा, सेल साइज इंक्रीज करेगा। और हाइपरट्रॉफी तब होगी जब हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये कब हो सकती है? फॉर एग्जांपल एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस, उस केस में हाइपरट्रॉफी हो सकती है। फिर अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन, उसमें हाइपरट्रॉफी इज़ वेरी कॉमन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे ECG लीड्स। तो सबसे पहले आपको ECG लीड्स की अरेंजमेंट जब पता होगी तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अगर आपको ECG लीड्स का पता होगा, आपको ECG की कैलिब्रेशंस का पता होगा, तो आप लोग एट द एंड ECG को इंटरप्रेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं ECG लीड्स। तो ECG लीड्स 2 टाइप्स की होती है, बाईपोलर एंड यूनिपोलर। बाईपोलर इंडिकेट्स के 2 पोल्स है इसके।
और यूनिपोलर इंडिकेट्स के वन पोल है। तो बाइपोलर लीड्स हमारे पास कितनी होती है? बाइपोलर लीड्स हमारे पास 3 होती है। इसके नेम्स होते हैं लीड 1, लीड 2, लीड 3। इनकी अरेंजमेंट मैं बताऊंगा कि ये किस तरह अरेंज होती है। यूनिपोलर लीड्स, तो यूनिपोलर लीड्स हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई होती है। वन इज लिम्ब लीड और वन इज चेस्ट लीड। तो जब लिम्ब लीड्स में यूनिपोलर लीड्स है AVR, AVL, AVF, और जो चेस्ट लीड्स है ये भी यूनिपोलर लीड्स होती है। ये है हमारे पास V1 से V6 तक। तो अगर हम टोटल लीड्स देखें तो हमारे पास लीड 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF और V1 से V6। तो टोटल हमारे पास एट द एंड जो ECG आती है वो 12 लीड ECG है, जिसमें से 9 यूनिपोलर लीड्स हैं की ECG होंगी और 3 बाइपोलर लीड्स की। अब हमारे पास 12 लीड ECG आनी है। और हमारी बॉडी पे कितनी लीड्स अटैच होती है? हमारी बॉडी पे लीड नंबर ऑफ लीड्स 12 अटैच नहीं होती। हमारी बॉडी पे जो हमने टर्मिनल्स अटैच करने हैं, जो इलेक्ट्रोड्स अटैच करने हैं, वो 10 होते हैं, जिसमें से 9 एक्टिव होते हैं और 1 इनएक्टिव होता है। जो इनएक्टिव होता है ये बेसिकली अर्थ होता है। ये हमारे पास अर्थ का किया होता है ताकि हम जो हिंड्रेंस होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट, हमारे घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, सबके घर में, कि इलेक्ट्रिकल करंट की जो हिंड्रेंस होती है उसके लिए घर में वायरिंग को अर्थ किया होता है। तो इसी तरह हम ECG को एक लीड से अर्थ कर देते हैं ताकि बॉडी में कोई अगर और डिस्ट्रप्शन करंट क्रिएट कर रहा है तो वो करंट अर्थ हो जाए ताकि हमें प्रॉपर ECG नजर आए। तो हमारे पास 9 न्यूट्रल लीड्स होगी और वो किस तरह अरेंज होती है और वो हमारे पास 12 लीड ECG किस तरह देती है 9 लीड्स, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो चेस्ट लीड्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चेस्ट लीड बाइपोलर है कि यूनिपोलर है। सो चेस्ट लीड्स आर यूनिपोलर लीड्स, यानी इसका एक पोल है। और जो इस आप लोग ECG पढ़ेंगे इसमें कन्वेंशनल चार्जेस दिए हुए हैं। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये चार्जेस एक फिक्स कर दिए गया, अब ये कन्वेंशन चली आ रही है। इसकी रीजन कोई ऐसा नहीं होती, बट वो डिसाइडेड है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। अब चेस्ट लीड्स हमारे पास मैंने आप लोग को बताया था 6 होते हैं। तो 6 लीड्स हमारे पास किस तरह अरेंज होगी? ये हमारे पास होता है मिनेब्रम और ये हमारे पास स्टर्नम की बॉडी। तो यहाँ पे आप लोग अपने फील करें कि ये आप लोग के जो नोच है इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको एक एलिवेशन नजर आएगी, फील होगी। वो होता है मिनेब्रोस्टर्नल जॉइंट। तो मिनेब्रोस्टर्नल जॉइंट के साइड पे होती है सेकंड रिब। आप बिल्कुल मिनेब्रोस्टर्नल जॉइंट के इधर जाए तो आपको जो स्पेस फील होगी वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी। आप लोगों ने ये चेस्ट लीड मैं बताऊंगा किस तरह लगानी है। 6 चेस्ट लीड्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको स्पेस फील होगी, आपने दबा के फील करना है। आप लोग को जो रिब फील होगी फिर वो थर्ड रिब है, उसके नीचे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर फोर्थ रिब है, फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ये राइट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड। सो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बिल्कुल स्टर्नम के साइड पे आपने V1 लगा देनी है, दिस इज अ चेस्ट लीड। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि चेस्ट लीड्स की भी कलरिंग होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अबाउट द कलरिंग, एक अमेरिकन होती है, एक इंटरनेशनल। तो आप लोग वैसे भी जो मैंने स्टार्ट में लीड्स दिखाई हुई है ना उस पर लिखा होता है कि ये V1 है, ये V2 है, V3, आप उधर से देख सकते हैं। कलरिंग आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं। अगर ये प्रोफ में आ जाता है तो प्रोफ में इवन लीड्स पे लिखी होती है नंबरिंग, तो आप लोग आराम से लीड्स पे देख सकते हैं नंबरिंग को। तो ये हमारे पास V1 लग गए। अब V2 किस तरह लगनी है? V2 हमारे पास बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जाएंगे स्टर्नम के और बिल्कुल ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे स्टर्नम के लगा देंगे। ये लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे V2 लगे। इसके बाद अब V3 नहीं लगाते, पहले V4 लगाएंगे फिर V3 लगाएंगे। V4 कैसे लगनी है? ये है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फील करेंगे ये फिफ्थ रिब है। फिफ्थ रिब के नीचे जो स्पेस है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ये जो लाइन है ये मिड क्लेविकुलर लाइन है। आपने मिड क्लेविकुलर लाइन के अलाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पे V4 लगा देनी है। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो मेल होते हैं, इवन मेल में भी ये निपल के नीचे होती है, बट निपल की जो कहते हैं कि निपल के थोड़ा सा नीचे इसको लगाते हैं, बट जो हमारे निपल होता है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक ही पोजीशन में, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। तो बेस्ट मेथड यही है कि मिनेब्रम स्टर्नम से फाइंड करेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जाके
आप लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ वी कैन पुट दिस लीड इन ऑन अ फीमेल, क्योंकि वहाँ पे पफिनेस प्रेजेंट होती है ड्यू टू द ब्रेस्ट। तो फीमेल में लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि यू हैव टू लिफ्ट द लेफ्ट ब्रेस्ट। आप लोग फीमेल की लेफ्ट ब्रेस्ट को लिफ्ट करेंगे और उसके नीचे फील करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ पे है। सो दिस इज द मेथड जिसके थ्रू फीमेल में ये फोर्थ चेस्ट लीड लगाई जा सकती है। अब जब हमारे पास सेकंड और फोर्थ लग गई है तो उसके बाद जो थर्ड लीड है वो हम बिल्कुल इसके सेंटर में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द V2 एंड दिस इज द V4। सो हाउ टू पुट अ V3, हम इसके बिल्कुल सेंटर में V3 लगा देंगे, तो ये V3 की पोजीशन। अब आपने क्या किया है, आपने V4 लगा दिया। अब बिल्कुल इसकी अलाइनमेंट में V5 और V6 लगेगी। आप लोग के एक्जिला प्रेजेंट होता है, एक्जिला का एक इंटीरियर फोल्ड होता है, एक एक्जिला में मिडल पार्ट होगा और पोस्टीरियर फोल्ड होगा। जो V5 है वो हमारे पास बिल्कुल जो इंटीरियर फोल्ड है उसकी अलाइनमेंट में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगेगी, और जो V6 है वो मिड ऑफ द एक्जिला के अलाइनमेंट में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगेगी। सो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ द चेस्ट लीड्स। आप लोग को ये आनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे अरेंजमेंट लिखी हुई है, आप लोग वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। Fourth intercostal space near the right sternal margin, V2 fourth intercostal space near the left sternal margin। इसी तरह V3 का जैसे मैंने बताया कि V3 हम V2 और V4 के दरमियान में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी इसको एक बार रीड कर सकते हैं, आप लोग को अरेंजमेंट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं हम लिम्ब लीड्स की तरफ। लिम्ब लीड्स हमारे पास 3 लगाते हैं, देयर आर 3 लिम्ब लीड्स। इसके जो हम यूज कॉमनली कलर करते हैं, ये हमारे पास राइट आर्म पे लगती है एक, वो हमारे पास रेड कलर की होती है। लेफ्ट आर्म पे जो लगती है वो येलो कलर की होती है, और जो लेफ्ट लेग पे लगती है वो ग्रीन कलर की होती है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो 3 है ये एक्टिव लीड्स है। आपको मैंने बताया था एक हमारे पास इनएक्टिव लीड भी होती है, वो हमारे पास लगती है राइट लेग पे। और जो राइट लेग पे लगी हुई है इसका क्या काम होता है, ये अर्थ किया होता है ताकि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस या अर्थ जो आ रहा है वो उसको हम खत्म कर सकें। अब ये 3 लीड्स लगी हुई हैं, बट ये 3 लीड्स हमें 6 लीड्स की ईसीजी दे सकती है। अब वो किस तरह दे सकती है, हमारे पास ईसीजी मशीन में सब सारी प्रोग्रामिंग पहले से हुई होती है, वो इंजीनियर्स का काम है, वो हो चुकी होती है। क्या होता है, चेस्ट लीड्स तो आपको बताइए V1 एक्टिवेट होगी तो हमारे पास V1 की ईसीजी आ जाएगी, ये मशीन खुद रिकॉर्ड कर लेती है। मशीन क्या करेगी, V1 को एक्टिव करेगी, V1 की ईसीजी, V2 को एक्टिव करेगी, इस तरह वो 6 चेस्ट लीड्स की ईसीजी ले लेगी। अब वो जब लिम्ब पे आएगी तो वो क्या करेगी, जो राइट आर्म पे हमारे पास लगी हुई है लीड, अगर सिर्फ एक लीड राइट आर्म वाली एक्टिवेट होती है तो हमारे पास ये ईसीजी रिकॉर्ड जो होगी वो AVR होगी। अब हमारे पास राइट आर्म की होगी, अब मशीन सिर्फ लेफ्ट आर्म को अगर एक्टिवेट करती है, लेफ्ट आर्म की जो लीड लगी होती है उसको एक्टिवेट करेगी तो हमारे पास ईसीजी आएगी AVR। अब ईसीजी लेफ्ट लेग को सिंगल अगर एक्टिवेट करती है तो हमारे पास जो ईसीजी आएगी वो आएगी AVF। तो ये हमारे पास 3 ईसीजी आ गई। अब इसमें क्या आप लोगों ने देखा है कि या तो सिर्फ राइट आर्म एक्टिव होती है, या सिर्फ लेफ्ट आर्म, या सिर्फ लेफ्ट लेग, यानी एट अ टाइम सिर्फ एक लीड एक्टिव हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सी लीड की ईसीजी हुई, यूनिपोलर लीड्स की। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि 9 लीड की ईसीजी रिकॉर्ड हो चुकी है, 6 चेस्ट लीड्स की, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड्स की। अब हमारे पास यूनिपोलर ईसीजीज हो गई हैं। अब बाईपोलर ईसीजी किस तरह रिकॉर्ड होगी, ईसीजी मशीन में सारा कुछ फंक्शन पहले से फिट होता है। अब ईसीजी मशीन क्या करेगी, राइट आर्म का टर्मिनल और लेफ्ट आर्म का टर्मिनल दोनों को एट अ टाइम एक्टिवेट करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाईपोलर। राइट आर्म और लेफ्ट आर्म की जब लीड एक्टिवेट होगी तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमें ईसीजी मिलेगी वो लीड 1 की ईसीजी होगी। उसकी डायरेक्शन देखिए, राइट आर्म नेगेटिव होती है, लेफ्ट आर्म पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। अब हमारे पास क्या होगा, लीड 1 की ईसीजी आ गई, लीड 2 की ईसीजी आनी है, उसमें राइट आर्म एक्टिव होगी क्योंकि लीड 2 भी बाइपोलर थी, और लेफ्ट लेग एक्टिवेट होगी।
राइट आर्म इसमें भी नेगेटिव है, लेफ्ट लेग पॉजिटिव है। ये चार्जेस कन्वेंशनल है, पहले से डिसाइडेड है। राइट आर्म हमारे पास ईसीजी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमारे पास लीड 2 होगी। व्हाट इज लीड 3? इसमें लेफ्ट आर्म एक्टिव होगी और लेफ्ट लेग एक्टिव होगी। तो इसमें लेफ्ट आर्म नेगेटिव है, लेफ्ट लेग पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास लीड 3 की ईसीजी आ गई। तो देखें हमने 6 चेस्ट लीड्स की थी विच आर यूनिपोलर लीड, 3 यूनिपोलर लिम्ब लीड की ईसीजी, 3 बाइपोलर लिम्ब लीड्स की ईसीजी, तो हमारे पास टोटल 12 ईसीजी आई। तो ये 12 लीड ईसीजी होती है। और इसमें से ये कितनी लीड से आई? ये हमारे पास 9 लीड्स के थ्रू हमने 12 लीड ईसीजी लिया। और इसके बाद एक लीड और है जो कि थी अर्थ की हुई। तो टोटल हमारे पास 10 लीड्स होती हैं जिसमें से 9 एक्टिव होती हैं। जो 9 एक्टिव लीड्स है वो 12 लीड ईसीजी लाती हैं और एक इनएक्टिव लीड होती है जो कि अर्थ के लिए यूज होती है। सो आप लोग को अरेंजमेंट अब समझ आ गई होगी। अब ईसीजी की ये अरेंजमेंट में ये देखें कि ये आप लोग पूछेंगे कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों है। ईसीजी की जो मशीन होती है हमने उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे लगाया होता है। अब जब हमने वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन करनी है तो ये ईसीजी में पहले से ही रेजिस्टेंस लगी होती है, ये लीड्स में पहले से रेजिस्टेंस इतनी फिट होती है। अब लगाया तो ये लीड्स ह्यूमन के लगी गया है। अगर हम इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो ह्यूमन तो वैसे ही करंट से मर जाएगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस का रीजन ये होता है कि इसने सिर्फ करंट को डायरेक्शन देनी होती है, वोल्टेज हमने फाइंड करनी होती है, उसको डायरेक्शन देती है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको ईसीजी को समझने से पहले पता होनी चाहिए वो एक्सिस ऑफ हार्ट की थोड़ा सा नॉलेज पता होना चाहिए। हमारे पास जो चेस्ट लीड्स है ना वो 3D डायरेक्शंस में होती है। चेस्ट लीड्स के ये एंगल्स नहीं होते। जो एक्सिस होता है ना वो लिम्ब लीड्स का होता है। तो टोटल लिम्ब लीड्स कितनी है? 3 यूनिपोलर और 3 बाइपोलर, यानी टोटल 6। इनके एंगल्स डिसाइडेड है। आप लोगों ने ये एंगल्स को वैसे अच्छी तरह याद रखना है। लीड वन कैसे होती थी? राइट आर्म पे और लेफ्ट आर्म पे। तो ये वाली साइड राइट कंसीडर करें, ये लेफ्ट कंसीडर करें। तो लीड 1 की डायरेक्शन ये थी। ये हमारे पास हार्ट से 0 का एंगल बनाती है। ये सेंटर को हार्ट कंसीडर करें। अब आ जाते हैं लीड 2। लीड 2 किस पे थी? लीड 2 अटैच थी राइट आर्म और लेफ्ट लेग। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 60 का एंगल बनाती है। और लीड 2 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं इसकी रीजन अभी बताता हूँ। फिर आ जाती है लीड 3। ये हमारे पास लगती थी लेफ्ट आर्म पे और लेफ्ट लेग पे। और इसका एंगल जो ये सारे एक्सपेरिमेंटल एंगल्स फाइंडिंग्स है वो होता है 120 का। अब ये हमारे पास 3 बाइपोलर लीड्स के एंगल्स आ गए। अब आ जाता है यूनिपोलर। 3 यूनिपोलर लीड्स हैं। यूनिपोलर में AVF का एंगल हमारे पास होगा 90, जो कि हमारे पास लेफ्ट लेग के पे लगी हुई थी। जो राइट आर्म पे लगी हुई थी AVR, ये हमारे पास है इसका एंगल 210। और जो हमारे पास जो लेफ्ट आर्म पे लगी हुई थी उसका एंगल है -30। तो ये आप लोग देखेंगे, आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि ये एंगल्स बाकी इमेजिनरी अगर देखा जाए तो बन रहे होते हैं, क्योंकि राइट आर्म इस साइड पे थी तो इस साइड पे राइट का एंगल होगा, लेफ्ट आर्म इस साइड पे थी, लेफ्ट का एंगल इससे इधर होगा, फुट नीचे होता है उसका एंगल नीचे है। इसी तरह लिम्ब लीड्स का भी आप लोग देख सकते हैं जो कि बाइपोलर है। तो ये एंगल्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखने हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है लीड 2 का, और हमने पढ़नी भी होती है लीड 2। लीड 2 का एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा हार्ट जो पड़ा हुआ है ना, हमारा हार्ट बॉडी में एक डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जो हमारे हार्ट का एपेक्स है ना वो एक एंगल बना रहा है। जो हमारे हार्ट के एपेक्स का एंगल है, टू बी वेरी प्रिसाइज, उसका एंगल होता है 59 डिग्री, जो कि ऑलमोस्ट 60 डिग्री के इक्वल है। और जो लीड 2 है उसका एंगल भी हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी 59 डिग्री और 60 डिग्री ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस लीड में हम सबसे ज्यादा चेंजिंग्स देख सकते हैं। ये लीड हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। That's why lead 2 is very important in ECG because its axis and the axis of heart is almost same. तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आ जाता है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो हमारे पास लिम्ब लीड्स हैं इनको हम कहते हैं फ्रंटल प्लेन में है, और बाकी जो ये चेस्ट लीड्स है ये हमारे पास एक्सिस में होती है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एपेक्स ऑफ हार्ट है, और ये हमारे पास लीड 2 के बिल्कुल डायरेक्शन में है, यानी 60 डिग्री
पे हमारी लीड 2 होती है और यही डायरेक्शन में हार्ट है। तो इधर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इस लीड में सबसे बेस्ट मेजर कर सकते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ईसीजी पेपर का हमें पता होना चाहिए ताकि फिर हम आगे इससे जज कर सकते हैं ईसीजी पेपर की कैलिब्रेशंस किस तरह होती है। बेसिकली ईसीजी पेपर ये है, आप लोगों को ईसीजी पेपर की कैलिब्रेशन से पहले पता होना चाहिए इसका एक्स एक्सिस क्या होगा। इसका एक्स एक्सिस पे टाइम होता है और इसका वाई एक्सिस क्या होता है, इसके वाई एक्सिस पे वोल्टेज होती है। जो एक्स एक्सिस पे टाइम है, अब हमने देखना है कि ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हर बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इस बॉक्स से टाइम का अंदाजा लगाते हैं। इवन स्मॉल बॉक्स में थोड़ी सी चेंजिंग्स भी हमें बताएगी कि इस ईसीजी में क्या खराबी है और वो हमें बताएगी हार्ट में क्या नॉर्मेलिटी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइम एक्सिस पे ये एक जो स्मॉल बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा बॉक्स, अगर हम टाइम एक्सिस पे देखें तो ये इक्वल है 0.02 सेकेंड या 20 मिली सेकेंड के। तो ये हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स है। अगर हम एक पूरा लार्ज बॉक्स देखें तो एक पूरे लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस है, 5 स्मॉल बॉक्सेस है। सॉरी, एक स्मॉल बॉक्स जो है ना, स्मॉल बॉक्स में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक स्मॉल बॉक्स हमारे पास होता है 0.04 सेकेंड के इक्वल। और जो हमारे पास ये लार्ज बॉक्स है इसमें 5 स्मॉल बॉक्स है और जो 5 स्मॉल बॉक्स है उनको अगर हम 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक लार्ज बॉक्स 0.2 सेकेंड के इक्वल होता है। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कब 0.2 सेकंड के इक्वल होता है, इसमें याद रखना है ये तब लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड के इक्वल होता है अगर ईसीजी पेपर की स्पीड हमारे पास होगी 25 मिलीमीटर पर सेकंड। 25 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ईसीजी पेपर चल रहा होगा मशीन में, तब एक लार्ज बॉक्स हमारे पास 0.2 सेकंड के इक्वल होगा। अदरवाइज इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम इसकी स्पीड चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया टाइम का। अब हम देखते हैं वोल्टेज में। वोल्टेज में एक स्मॉल बॉक्स होता है 0.1 मिली वोल्ट के इक्वल, 0.1 मिली वोल्ट। यानी एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस, तो एक लार्ज बॉक्स कितने के इक्वल हुआ, 0.5 मिली वोल्ट। तो 0.5 मिली वोल्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं, आपको अब ईसीजी की कैलिब्रेशंस भी आ गई, अब आपको ईसीजी लीड्स भी आ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जाएंगे आगे। अब हार्ट में हमारे पास वेव्स आती हैं, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है। ये वेव्स हम इलेक्ट्रिकल कहाँ पे मेजर करते हैं। हमारे हार्ट में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक होते हैं कंडक्टिंग सेल जो कंडक्टिंग पाथवे पे है। कंडक्टिंग सेल्स में कौन से सेल्स आते हैं, एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, राइट बंडल बंडल ऑफ फेस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड परकंजे फाइबर्स। ये कंडक्टिव सेल्स हैं। ये जो कंडक्टिव सेल्स है, दीज आर नॉट नर्व्स, दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स। ये हमारे पास हो गए कंडक्टिव सेल। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, जो हमारे पास एट्रिया के सेल्स हैं और हमारे पास वेंट्रिकल के सेल्स हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। अब हम जो ईसीजी रिकॉर्ड होती है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, हम जज कर सकते हैं कि कंडक्टिव सेल की एक्टिविटी है, बट ये जो हमारे पास वेव्स आ रही हैं, these are due to the activity of the contractile cell जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। why? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स का नंबर ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रिकल जो ये वोल्टेज है वो मेजर की जा सकती है। तो कंडक्टिव पाथवे है उसकी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज नेग्लिजिबल होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल वोल्ट बेसिकली हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल की। अब कॉन्ट्रैक्टाइल सेल आपस में अटैच होते हैं थ्रू गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शन से एक गैप जंक्शन से सिग्नल जाता है दूसरे पे, इस तरह सब में सिग्नल जाता रहता है और एट द एंड वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अब हमें क्या पता होना चाहिए ईसीजी के लिए। टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, स्मॉल स्क्वायर 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है और 0.04 सेकेंड इसकी कैलिब्रेशन है। 5 मिलीमीटर के इक्वल लार्ज स्क्वायर होता है और इसकी कैलिब्रेशन है 0.2 सेकेंड। वोल्टेज वाई एक्सिस पे होती है मैंने बताया, और एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। अब हम देखते हैं इस पे, ये ही वो ईसीजी है, बस इसमें थोड़ा क्लियर बताया कि 5 mm है
और 200 मिली सेकेंड या 0.2 सेकेंड इसको कहेंगे। तो इधर 0.2 सेकेंड लिखा हुआ है, इधर 200 मिली सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये एक ही बात बताई गई है। अब 25 मिलीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। उसकी रीज़न क्या है कि 25 मिलीमीटर एक सेकेंड में कवर किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये एक लार्ज बॉक्स कितने के इक्वल था, इसमें 5 स्मॉल बॉक्सेस है और ये 5 mm के इक्वल था, तो 5 लार्ज बॉक्सेस कितने के इक्वल होंगे, 25 mm के। 5 लार्ज बॉक्सेस में कितने स्मॉल बॉक्सेस है, 25 mm। और एक लार्ज बॉक्स जो था वो 0.2 सेकंड के इक्वल था, तो 5 लार्ज बॉक्सेस कितने के इक्वल हो गए, 1 सेकंड के इक्वल। दैट्स व्हाई ईसीजी की स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड जस्टिफाई हो रही है। अब हम आते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट। बिफोर नोइंग द ईसीजी आपको डीपोलराइजेशन में रिवाइज करवा दूंगा, ताकि अब आपको इसके बाद ईसीजी में जिसने डीपोलराइजेशन नहीं पढ़ी हुई उसको आती हो। हार्ट में दो तरह के सेल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल एंड द कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया है, एसए नोड, एवी नोड, पकंजे फाइबर्स, वो सारे कंडक्टिंग सेल है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, सेल्स ऑफ एट्रिया एंड द सेल ऑफ वेंट्रिकल्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, वो हमारे पास है, ये आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द, जो ये येलो एसए नोड, इंटरनोडल पाथवे, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पकंजे फाइबर्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कंडक्टिंग सेल्स। और बाकी एट्रिया के सेल्स और वेंट्रिकल के सेल्स हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। नेक्स्ट अब हम जाते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये हमारे पास है साइनो एट्रियल नोड, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा कंडक्टिंग सेल्स को। कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम ये हमें रिप्रेजेंट करेगा एट्रिया को और वेंट्रिकल को। इन दोनों के जो एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रोड्यूस होंगे। हमारे पास जो साइनो एट्रियल नोड है, इट हैज एन इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये खुद ही डीपोलराइज हो सकता है और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल ये प्रोड्यूस होता रहता है। आप जब से पैदा हुए, इवन जब आपका हार्ट डेवलप हो चुका था 3rd to 4th वीक में, तो आपका साइनो एट्रियल नोड तब से पेस मेकर है और उसकी वजह से आपका हार्ट तब से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये कैसे करता है, हार्ट में इसके अंदर ना लीकी सोडियम चैनल्स होते हैं। लीकी सोडियम चैनल्स क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, सोडियम एंड कैल्शियम सेल के बाहर ज्यादा होते हैं। तो सोडियम के ना हमारे पास लीकी चैनल्स होते हैं। अब सोडियम बाहर ज्यादा है तो लीकी चैनल्स के थ्रू वो अंदर आएगा। सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो सेल के अंदर होता है नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है। जब थ्रेशोल्ड आ जाएगा जो कि ऑलमोस्ट -40 मिलीवोल्ट होता है, तो एकदम सारे कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। इन केस ऑफ एसए नोड, डीपोलराइजेशन एसए नोड में कैल्शियम की वजह से होती है। कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, वो बाहर ज्यादा था तो वो अंदर आ जाएगा, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगी। अब कैल्शियम चैनल्स क्लोज होंगे और एकदम पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे। पोटाशियम सेल के अंदर था तो वो बाहर चला जाएगा और एज अ रिजल्ट पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो बाहर जाएगा, तो वो अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर करेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज फिर से डेवलप होगा, तो वो हमारे पास हो जाएगी डीपोलराइजेशन। जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि डीपोलराइजेशन हमारे पास साइनो एट्रियल नोड में कैल्शियम की वजह से हो रही है। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल एसए नोड ने जो सिग्नल दिया, ये क्या है, ये सिग्नल कंडक्टिंग सेल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल पे गया है और इसने कॉन्ट्रैक्टाइल सेल को स्टिमुलेट किया, क्योंकि मैंने बताया कि सारे सेल्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जो हैं वो गैप जंक्शंस के थ्रू इंटरकनेक्टेड है। तो कंडक्टिंग सेल ये स्टिमुलस देगा, जैसे आपको बॉडी पे कोई स्टिमुलस होता है, आप हाथ लगाते हो स्टिमुलस होता है, इस तरह हार्ट के मसल्स के लिए ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है। अब ये स्टिमुलस करेगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या होगा, अब इधर डीपोलराइजेशन सोडियम चैनल्स के थ्रू होगी। सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो एकदम सोडियम सेल के अंदर आएगा, आप लोग देख सकते हैं, और डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, थोड़े से पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे, पोटाशियम बाहर को जाएगा और स्लाइट रीपोलराइजेशन होगी। स्लाइट रीपोलराइजेशन के बाद पोटाशियम चैनल्स जो बाकी ओपन होने थे वो क्लोज हो जाएंगे, वो ओपन नहीं होंगे, कुछ ओपन रहेंगे, और साथ ही साथ कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे।
कैल्शियम अंदर आ रहा है सेल के, पोटाशियम सेल के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन होगा और प्लेट्यू फेज आ जाएगा। अब प्लेट्यू फेज आ जाएगा, प्लेट्यू फेज के बाद क्या होता है, अब कैल्शियम चैनल्स क्लोज होने लग जाएंगे और पोटाशियम चैनल्स डोमिनेट कर देंगे, ये ओपन हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट रीपोलराइजेशन हो जाएगी। इस प्लेट्यू फेज का क्या फायदा होता है, ये प्लेट्यू फेज हमारे पास क्या करेगा, दिस प्लेट्यू फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर, अगर हम देखा जाए तो ये हार्ट की टेटनाइजेशन से बचाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हार्ट को टेटनाइजेशन क्यों नहीं होती, तो हार्ट की टेटनाइजेशन इस प्लेट्यू फेज की वजह से नहीं होती। सो अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ रीजनिंग ऑफ वेव ऑफ ईसीजी। अब मैं नेक्स्ट अभी वीडियो में पार्ट में बताता हूँ, तो उसमें आपको हर चीज अब समझ आएगी कि ये ईसीजी में क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट टू नो each and every reason about the ECG waves. Thank you very much.